अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 20 जून 2021 और आज ये 3 एडिटोरियल आए हैं डॉन में। तीनों को ये मैं आपको थोड़ी थोड़ी समरी भी दूंगा और बाकी इसमें मैंने मीनिंग्स लिखे हैं, वो भी आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, तो आज जो हमारे पास एडिटोरियल पहले हम वो देख लेते हैं कौन से हैं। पहला एडिटोरियल हम करेंगे वो है साइलेंट विक्टिम्स। दूसरा एडिटोरियल है हमारे पास बलूचिस्तान प्रोटेस्ट। और तीसरा आज का हमारा एडिटोरियल है मोर वैक्सीन्स नीडेड। ठीक है, तीनों को हम देखते हैं। बाकी इसका डिस्क्रिप्शन से आप PDF का लिंक ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और WPS ऑफिस ऐप में ओपन कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, पहला एडिटोरियल हमारा है साइलेंट विक्टिम्स। अब ये किस बारे में है? अब देखें, ये चीज़ हमेशा से है कि जिस तरह यहाँ पे हमारे पास मदरसों में छोटे बच्चों के साथ जो है ना जिनसी इस्तेसाल किया जाता है, लेकिन ये एक वो तल्ख हकीकत है जिसे हम जो है वो कबूल करने को तैयार नहीं है। कि हम लोग सोचते हैं कि भाई किस तरह एक बारिश शख्स जो है मतलब जो दीनी तालीम दे रहा है वो इस तरह का घिनौना काम कर सकता है, लेकिन ये काम पहले भी जारी है और अभी भी है। अब देखें, जिस तरह हर फील्ड में इस तरह मतलब काली भेड़ें हमारे पास मौजूद होती हैं, किसी हम एक पर्टिकुलर फील्ड नहीं कह सकते, तो फिर यहाँ पे मदरसे में भी ऐसी चीज़ हो सकती है और हम सबको इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए। तो यहाँ पे भी बेसिकली इस एडिटोरियल में किस चीज़ के बारे में बात की गई है? यहाँ पे बात की गई है मुफ्ती अजीज़ुर रहमान केस के बारे में। यकीनन आपने देखा होगा, वीडियो भी सामने आई वहाँ पे इसकी मुफ्ती अजीज़ुर रहमान की। लेकिन मसला क्या हुआ कि उसके बाद पहले तो ये बात की जाती थी, सिर्फ कहा जाता था कि भाई ऐसा होता है, लेकिन जब एक वीडियो भी सामने आ गई उसके बाद भी जो है ना वो हमें ख़ासतौर पर मजहबी हलकों की जानिब से जो है ना वो इसकी मजम्मत देखने को नहीं मिली। ख़ासतौर पर ये जिस पार्टी से इनका ताल्लुक़ है मुफ्ती अजीज़ुर रहमान, तो ये मौलाना फजलुर रहमान, वहाँ से भी जो है वो हमें क्या है कोई बयान देखने को नहीं मिला। और तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है कि इतना कुछ होने के बाद भी, सारा प्रूफ आने के बाद भी क्यों हमें इतनी खामोशी देखने को मिली है। इसको हम देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी द deafening silence of political authorities, including leaders from the religious right, on the Mufti Azizur Rahman case demonstrates yet again the low priority that is accorded in this country to justice and human rights and dignity. ठीक है, अब ये सारा हमारा क्या है, एक सेंटेंस है, इसको हम देखते हैं। कह रहे हैं कि जी पहले हम इसके जो हैं वो मीनिंग देख लेते हैं। डेफनिंग क्या होता है कि डेफनिंग आप कह रहे हैं कि जी वेरी नोटिसेबल। ठीक है, जो एकदम आप महसूस करो कि भाई इतना वाक़या हो गया और किसी की तरफ से भी हमें कोई यह है कोई मजम्मत देखने को नहीं मिली। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे अगर हम देखें एकॉर्डेड का मतलब होता है जो मतलब दिया जाना, गिव और ग्रांट समवन पावर, स्टेटस और रिकग्निशन। और यहाँ पे क्या है, ये बात कर रहे हैं लो प्रायोरिटी डेट इज़ अकॉर्डेड होने का, जो तरजीह दी जाती है, मतलब लो प्रायोरिटी दी जाती है, यानी कि तरजीह नहीं दी जाती। डेट इज़ अकॉर्डेड इन दिस कंट्री, किसे नहीं दी जाती? इस मुल्क में, इस सारे मसाइल की जानिब जिस तरीके से मतलब ये जिस तरह ये इसमें मुलव्विस थे ना, इसमें क्या कह रहे हैं जिनसी इस्तेसाल में। ठीक है, इसको हम एक दफ़ा ट्रांसलेट कर लेते हैं। उनका ये डेफनिंग साइलेंस यो क्या है, यो बिल्कुल नोटिसेबल है। साइलेंस, खामोशी, किसकी जानिब से? पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ की जानिब से। और इसमें कौन कौन शामिल हैं? ये लीडर्स फ्राम द रिलीजियस राइट वो शामिल हैं। किस पे? ये यो मुफ्ती अजीज़ुर रहमान केस में डेमॉन्स्ट्रेट्स, वो दिखाती है, क्या दिखाती है? येट अगेन, एक दफ़ा फिर, क्या चीज़? द लो प्रायोरिटी, जो हम कम तरजीह देते हैं। डेट इज़ अकॉर्डेड, जो दी जाती है किस चीज़ में? इन दिस कंट्री, इस मुल्क में। और किसे दी जाती है ये कम तरजीह? ये जस्टिस, इंसाफ को, ह्यूमन राइट्स को, और क्या है, डिग्निटी को। तो उस हवाले से वो बता रहे हैं कितना वाक़या भी हो गया, तो यही चीज़ हमें दिखाती है, ये जो खामोशी है कि क्या हम इसको लो प्रायोरिटी देते हैं, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी को। अच्छा, I carry the fact that a septuagenarian cleric suspected of sexually molesting a madrasa student is on the run with his whole family, and that not a single word of condemnation has been uttered by Maulana Fazlur Rahman, who heads the political party to which the alleged abuser reportedly belongs, is simply appalling. ठीक है, अब ये हमारा सारा क्या है, एक सेंटेंस है। इसको हम देखते हैं। पहले हम इसमें मीनिंग्स देख लेते हैं। अच्छा, सेप्टुजेनेरियन क्या होता है? सेप्टुजेनेरियन होता है कोई शख्स जो 70 से 69 साल की उम्र में होना, उसको हम बोलते हैं सेप्टुजेनेरियन। ऑन द रन का होता है कोई एक शख्स जो भागा हुआ हो पुलिस से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए, तो उससे हम कहते हैं कि वो क्या है, ऑन द रन है। कंडेमनेशन क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ की जो है ना, आप उसको क्या उसकी वो करो, आप उसको द एक्सप्रेशन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, और डिसअप्रूवल शो करो आप उसकी। ठीक है, मजम्मत शो करो। और अपॉलिंग क्या होता है? एक बड़ा शॉकिंग आप कह लें,
टेरिबल, ऑफुल, डिस्ग्रेसफुल, शेमफुल, तो इसका ये मतलब होता है अपॉलिंग का ये मतलब होता है। अच्छा, अब इसको हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। उन्होंने कहा ये हकीकत, ये जो शख्स है सेप्टुजेनेरियन क्लेरिक है, यानी कि ये 70 से 69 साल का जो शख्स है, यो क्या है, सस्पेक्टेड ऑफ सेक्शुअली मोलेस्टिंग अ मदरसा स्टूडेंट, और इस पर क्या इल्ज़ाम है कि इसने सेक्शुअली मोलेस्ट किया है मदरसा स्टूडेंट को। इज़ ऑन द रन, इज़ ऑन द रन है यानी कि वो भागा हुआ है विद हिज होल फैमिली, गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ मिल के भागा हुआ है। एंड डैट नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ कंडेमनेशन हैज़ बीन अटर्ड, और क्या है, कोई भी हमें एक लफ्ज़ भी सुनने को नहीं इसका मजम्मत का देखने को मिला है। किसकी जानिब से, मौलाना फजल रहमान की जानिब से। यो क्या करता है, हेड करता है, ये सरबराह है इस पॉलिटिकल पार्टी का, जिससे ये अब्यूज़र जो है वो रिपोर्टेडली बिलोंग करता है, उससे ताल्लुक़ है। ये सिंपली अपॉलिंग, तो ये क्या है, ये सारा अमल ये अपॉलिंग है, ये बिल्कुल शॉकिंग है, बड़ा परेशान कर देने वाला है कि भाई इतना बड़ा वाक़या हो गया और पार्टी का जो लीडर है वहाँ से हमें कोई एक लफ्ज़ भी देखने को मजम्मत का नहीं मिला। अच्छा, अब भाई कह रहे हैं जी, what is also beyond comprehension is that the administration at the madrasa where the mufti thought is best to dismiss him, telling him to pick up his belongings and leave instead of handing him over to the law. Did his political affiliation play a part in this? ठीक है, अब ये सारा हमारे पास क्या है, एक सेंटेंस इसको देख लेते हैं। उनका what is also beyond comprehension, उन्होंने कहा एक और चीज़ जो बिल्कुल बंदा कॉम्प्रीहेंड कर पाता, समझ नहीं पाता, इज़ डैट द एडमिनिस्ट्रेशन एट द मदरसा, ये एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामी है मदरसा की, जहाँ पे क्या है, ये मुफ्ती टॉट, जहाँ पे ये पढ़ाता था, थॉट इट बेस्ट, उन्होंने ये बेहतर जाना टू डिसमिस हिम, कि उसको बिल्कुल डिसमिस कर दें, निकाल दें, टेलिंग हिम टू पिक अप हिज बिलोंगिंग, और उसको उन्होंने क्या कहा कि अपनी सारी चीज़ें समेटो एंड लीव, और यहाँ से चले जाओ, इंस्टेड ऑफ हैंडिंग ओवर टू द लॉ, बजाय इसके कि उसको पुलिस के हवाले करते कि भाई आपने ये देखा है तो आप सिर्फ उसको कहो कि बस डिसमिस कर दो और क्या है, उसको कानून के हवाले ना करो। उन्होंने कहा ये चीज़ वो बिल्कुल समझ नहीं आती। अब आगे सवाल क्या पूछा है, डिड हिज पोलिटिकल एफिलिएशन प्ले अ पार्ट इन दिस। एफिलिएशन क्या होता है कि आप किस पार्टी से मुतल्लिक हो, आपकी इसको हम कह सकते हैं एफिलिएशन कह रहे हैं कि आप किस मतलब उस पार्टी से ताल्लुक़ है ना, तो उन्होंने कहा डिड हिज पोलिटिकल एफिलिएशन, ये चीज़ किस सियासी पार्टी से उसका ताल्लुक़ है, प्ले अ पार्ट इन दिस, क्या उसने ये जो है वो पार्ट प्ले किया है कि उसको उन्होंने कानून के हवाले नहीं किया बल्कि कहा है कि भाई अपनी चीज़ें समेटो और चले जाओ यहाँ से। ठीक है, Karen, there are all too many examples of madrasa students who have been sexually assaulted or beaten within an inch of their lives. अच्छा, ये बड़ा अच्छा एक idiom आया हुआ है यहाँ पे, इसको हम डिटेल में देखेंगे, within an inch of their lives। ठीक है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं ऊपर क्या लिखा है। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा ये हमारे मसाले मौजूद हैं मदरसा स्टूडेंट्स की, जिन्हें क्या है, उन्हें सेक्शुअली असॉल्ट किया है और क्या है, बीटन विद इन एन इंच ऑफ देयर लाइफ्स। अच्छा, इसको ईडियम को पहले हम देख लेते हैं। विद इन एन इंच ऑफ देयर लाइफ्स का मतलब ये होता है वेरी क्लोज टू लूजिंग वंस लाइफ, ऑलमोस्ट टू डेथ, जो बिल्कुल है ना मौत के करीब आ जाए। जिस तरह एग्जांपल देखें, व्हेन मैरी वाज सीरियसली इल इन द हॉस्पिटल शी केम विद इन एन इंच ऑफ हर लाइफ, यानी मौत के बहुत करीब आ जाए। तो उन्होंने कहा या तो उनको जो है सेक्शुअली असॉल्ट किया गया है मदरसा स्टूडेंट्स को, या बहुत ज़्यादा हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, या उनको इतना मारा गया है कि वो बिल्कुल क्या है, मौत के करीब आ गए। ठीक है, इसका ये मतलब था विद इन एन इंच ऑफ देयर लाइफ, बहुत करीब आ जाना किस चीज़ के, मौत के। ठीक है, अच्छा, द स्टेट सीम्स टू हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू दिस केसेस। एक और अच्छा एरिया में है टर्न अ ब्लाइंड आई, इसको हम देखते हैं। इसका मतलब होता है टर्न अ ब्लाइंड आई टू इग्नोर समथिंग दैट यू नो इज़ रॉन्ग। आपको कोई चीज़ पता हो लेकिन फिर भी आप उस पर तवज्जो ना दो, क्योंकि आपको पता है कि भाई आपको अगर आपने इस तरह शो किया कि हमें इस चीज़ का पता है तो आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। तो क्या है, आप इस तरह शो करते हो कि जी हमें पता ही नहीं कि ऐसा कोई गलत काम भी हो रहा है। एग्जाम्पल अगर देखें, मैनेजमेंट ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई टू बुलिंग इन द वर्क प्लेस, कि मैनेजमेंट को पता भी होता है कि भाई हरासा किया जा रहा है वर्क प्लेस में ये मुलाजमीन का एक दूसरे को, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, टर्न अ ब्लाइंड आई कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हमने इस तरह शो किया कि भाई हमें पता है तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब होता है टर्न अ ब्लाइंड आई, क्या है, आप इस तरह शो करो कि हमें पता ही नहीं ताकि आपको एक्शन ना लेना पड़े। तो उन्होंने कहा स्टेट भी है ना वो एक मिनट, अच्छा, उन्होंने कहा द स्टेट सीम्स टू हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू दीज केसेस एंड मैनी अदर्स लाइक दैम। अच्छा, उन्होंने कहा स्टेट ऐसा दिखाई देता है कि उन्होंने है ना बिल्कुल एक क्या कर लिया, टू हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, कि बिल्कुल वो नोटिस नहीं लेते इस तरह के केसेस का, एंड मैनी अदर्स लाइक दैम, और इस तरह के और जो दूसरे केसेस हैं उसका भी नोटिस नहीं लेते। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, द परपेट्रेटर्स ऑफ द कसूर चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिंग स्टिल रिमेन एट लार्ज, और ये उन्होंने कहा परपेट्रेटर्स थे जिन्होंने ये सारा ये घिनौना काम किया था कसूर चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिंग,
वो भी जो है स्टिल रिमेन एट लार्ज है, यानी कि अभी भी वो है वो भागे हुए हैं, पुलिस की हिरासत में नहीं है. एंड द रियल क्रिमिनल्स बिहाइंड द बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी स्कैंडल रिमेन अनस्केथ्ड बाय द लॉ. और एक तो इन्होंने ये इसकी बात की है कसूर चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिंग की, और दूसरी ये बात कर रहे हैं बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी स्कैंडल. उन्होंने कहा वहाँ पे भी क्रिमिनल्स थे ना बिहाइंड इसके बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी स्कैंडल के, वो भी अभी क्या है लॉ कानून की तरफ से उन्हें कोई है वो सज़ा नहीं दी गई है. ठीक है, अच्छा आगे देखें. Meanwhile, इसी दौरान the cries for help are getting louder, according to the latest report by the NGO साहिल. अच्छा, अब ये स्टैट्स बता रहे हैं कि कितने ज़्यादा बच्चों के साथ इस तरह का काम होता है और क्या इसकी परसेंटेज कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है. इसको हम डिटेल में देखते हैं. ये स्टैट्स हमें मिले हैं कहाँ से, ये NGO है साहिल उसकी जानिब से. अभी कह रहे हैं कि अगर हम इसके स्टैट्स की बात करें तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जी एटलीस्ट 8 चिल्ड्रन वर अब्यूज्ड एवरी डे लास्ट ईयर. तो उन्होंने कहा तकरीबन 8 बच्चों के साथ ना इस तरह होता था पिछले साल. एन इंक्रीज़ ऑफ 4% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. और इसको अगर हम कंपैरिजन करें तो ये क्या 4% इंक्रीज़ था उसमें, यानी कि 4% इजाफा हुआ था. बट लेकिन अब दूसरी बात क्या करें कि देखें ये सारे होते हैं रिपोर्टेड केसेस. अब आपको पता है इस तरह के वाक़या हो जाता है तो कोशिश होती है या मतलब फैमिली की जानिब से भी यही चीज़ सामने ना आए. तो ये कहना है कि 4% इंक्रीज़ तो वो है ये रिपोर्ट हो गया, तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि जी बट दीज हैव जस्ट बीन दी रिपोर्टेड केसेस. ये सिर्फ क्या है रिपोर्टेड केसेस हैं विद सोशल. और वजह बता रहे हैं कि क्यों लोग जो है वो इसको रिपोर्ट नहीं करते. विद सोशल एंड कल्चरल टैबूज ऑफ और द फियर ऑफ रिप्राइजल, के लोगों को किस चीज़ का, एक तो ये सोशल और कल्चरल टैबूज होते हैं और दूसरे क्या होते हैं फियर ऑफ रिप्राइजल होता है. हमको डर होता है रिप्राइजल का. रिप्राइजल क्या होता है रिटेलिएशन, कि भाई दूसरा क्या कहेगा. अगर हम जाके शिकायत लगा दें, इल्ज़ाम लगा दें, तो ज़ाहिर है दूसरी तरफ से भी वो अगर कोई है ताकतवर बंदा तो आपको रिटेलिएशन का डर होता है कि दूसरी तरफ से कोई जवाबी वार ना आए. तो एक तो ये इसकी सोशल और कल्चरल टैबूज़ की वजह से, और दूसरा ये रिटेलिएशन के डर की वजह से ये है ना वो रोकता है किसे, विक्टिम्स को और देयर फैमिलीज़ को फ्रॉम कमिंग फॉरवर्ड, सामने आने से. ठीक है, वो आके इस तरह के बताते नहीं हैं कि भाई बच्चे के साथ क्या जुल्म हुआ है. एंड रिपोर्टिंग अ रेंज ऑफ एब्यूज़. ठीक है, तो वो ये सारी चीज़ें है ना ये चीज़ रिपोर्ट नहीं करते. क्या चीज़ नहीं करते, फ्रॉम रेप, पोर्नोग्राफी टू सोडोमी एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो रिपोर्ट नहीं होती. ये 4% इंक्रीज़ है, ये साहिल NGO के ये स्टेट्स हैं, लेकिन वो भी ये बता रहे हैं कि ये रिपोर्टेड केसेस में से हैं. इतने ज़्यादा तो ये हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते. Besides, there is little public awareness of child protection laws, and the families of the young victims are reluctant to turn to the police, as itself is a product of the same cultural milieu, and are not trained to treat such cases with the seriousness and the professionalism they merit. The state must wake up. अच्छा, अब सारे को हम देख लेते हैं. अभी कह रहे हैं कि जी एक तो वो बात कर रहा है कि जी अवेयरनेस नहीं है. ठीक है, इस चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पता है कि जी कवानीन बना दिए जाते हैं लेकिन वहाँ क्या इन्फोर्समेंट नहीं है. तो एक तो ये लिटिल पब्लिक अवेयरनेस है चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज की, और दूसरा क्या है ये फैमिलीज़ होती हैं यंग विक्टिम्स की, वो रिलेक्टेंट होती हैं, वो हेजिटेंट होती हैं, वो नहीं आना चाहती सामने टू टर्न टू द पुलिस. को पुलिस जो है वो पुलिस में मतलब ये सारा नहीं, उनको पुलिस तक नहीं जाना चाहते कि भाई सामने केस आएगा, लोगों को पता चलेगा तो बदनामी होगी. डैट इट सेल्फ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द सेम कल्चरल माइलिया. तो ये भी क्या है वही हमारा जो एक कल्चरल माइलिया बन गया हुआ है ना, कि आप इसको कह लें कि जी एक सोशल इन्वायरमेंट हमारी बन गई हुई है कि हम क्या है इस तरह की चीज़ों को छुपाते हैं. तो इस वजह से एक तो ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज की, और दूसरे जो है वो फैमिलीज़ हैं वो भी सामने नहीं लाना चाहती इस तरह के केसेस. और दूसरी बात यह है कि जी वहाँ पे भी अगर हम पुलिस की भी बात करें वो क्या है वो ट्रेन नहीं होते कि वो इस तरह केसेस को किस तरह ट्रीट करना है, किस तरह विद द सीरियसनेस एंड प्रोफेशनलिज्म दे मेरिट के जो ज़रूरत है कि किस तरह इस केस को डील करना है. तो वो लोग भी क्या है ट्रेन नहीं होते. और एंड में जो मशवरा दे रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी स्टेट मस्ट वेक अप, कि स्टेट जो है ना उसको ज़रूर जागना चाहिए सारी सूरत हाल से मुतालिक, कि इसको हम वो जिस तरह कहते हैं ना कि आप इसको वो नहीं कर सकते कि भाई आप उसको एक्सेप्ट ही ना करो कि ये मसला जो है वो मौजूद नहीं है. वाकई ये मसला मौजूद है. ठीक है, हम पूरे के पूरे मदरसे में जितने भी कारी साहिबान हैं उन पे वो इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी जिस तरह हर शोबे में काली भेड़ें मौजूद होती हैं तो यकीनन मदारिस में भी मौजूद हैं. और ख़ास तौर पर जो इस तरह का एक केस सामने आ गया है ये मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान
का। तो अब देखा जाए तो अब इस तरह के वाक़े के बाद ये मुफ्ती कहलाना ही जो है ना बड़ा बायस शर्म है। जिस तरह का एक मुक़द्दस हम मुफ्ती लिखते हैं और फिर इस तरह के शख्स के लिए भी मुफ्ती लिखना पड़े, तो उनकी अपनी जो इनकी है जो आप कह लें ना जो अपने मुफ्ती सारे साहिबान हैं, तो उनकी जानिब से भी ये आना चाहिए कि भाई इस शख्स के साथ ये मुफ्ती ना लगाया जाए जो इस तरह के घिनौने फेल में मुलव्वस है। ठीक है, और अब ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि इसको करार वाकई सजा दी जाए ताकि जो है ना इस सारे चीज़ से मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात से बचा जाए। अच्छा, अब हम दूसरा रील देखते हैं, वो बलूचिस्तान प्रोटेस्ट है। अब वो किस बारे में है? वो जिस तरह आपको पता है कि जी बलूचिस्तान का जो है ना वो हमारे पास बजट आया है, तो और उसी दिन जो है ना वो हमें बलूचिस्तान असम्बली के बाहर जो है वो क्लैशेस देखने को मिले हैं। ठीक है, और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जी वो एहतजाज ये कर रहे थे कि जो अपोजिशन के लॉ मेकर्स हैं ना उनको फ़ंड नहीं दिए जाते और सिर्फ जो हुकूमत के हैं लेजिस्लेटर्स उनको फ़ंड दिए जाते हैं। तो क्योंकि ज़ाहिर है लोगों को फ़िक्र है कि भाई हमने आगे इलेक्शन में जाना है, तो हम किस तरह जाएंगे जब हमें तरक्याती फ़ंड्स ही नहीं दिए जाएंगे। तो बेसिकली ये एडिटोरियल उस हवाले से है कि किस तरीके से इन्होंने कहा कि जी हमें इस बात की सज़ा दी जा रही है कि हमने रूलिंग पार्टी को वोट नहीं दिए थे। इसको हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि जी The clashes outside the Balochistan Assembly on Budget Day were unfortunate. उन्होंने कहा ये क्लैशेज़ जो हमें झड़पें देखने को मिली कहाँ पे? इस बलोचिस्तान असम्बली के बाहर। कब? ऑन बजट डे। वो क्या थी? वर अनफॉर्चुनेट। तो ये झड़पें देखने को मिली वो अनफॉर्चुनेट थी। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमें ऐसा देखने को मिला बजट डे पे। बट दे हैड बिन वेटिंग टू हैपन। लेकिन ऐसा ये नहीं हम कह सकते कि भाई ऐसा एकदम ही हो गया और लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दे हैड बिन वेटिंग टू हैपन कि इस तरह के क्लैशेस होने हैं, तो पता था कि ऐसा हो के ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं। ये कह रहे हैं कि जी दी growing political polarization in Pakistan means that the party at the center and the province will do anything to inflict damage on its opponents. अच्छा, पहले हम देख लेते हैं पोलिटिकल पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ये होती है कि जब ये डिवीजन हुई हो, डिवीजन इनटू टू शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग ग्रुप्स और सेट्स ऑफ ओपिनियंस और बिलीव्स। ठीक है, यो इसके ओपिनियन और बिलीव्स में है ना वो हमें तकसीम दिखाई देती हो पार्टीज़ के दरमियान। वो क्या है? पोलराइजेशन है। तो उन्होंने कहा ये बढ़ती हुई सियासी पोलराइजेशन है पाकिस्तान में। उसका क्या मतलब है कि जो भी पार्टी सेंटर में होती है, पावर में होती है, प्रोविंस में पावर में होती है, वो क्या करती है? विल डू एनीथिंग। वो कुछ भी करती है क्या करने के लिए? टू इन्फ्लिक्ट डैमेज, ताकि वो इसको इन्फ्लिक्ट कर सके, वजह बन सके डैमेज करने की। किस पे? ऑन इट्स ओपोनेंट्स, अपने हरीफों पे। एंड व्हाट बेटर वे ऑफ हर्टिंग वंस ओपोनेंट्स देन डिनाइंग ऑपोजिशन लॉ मेकर्स अपलिफ्ट फंड्स फॉर स्कीम्स दैट अफेक्ट द वोटिंग प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल इन देयर कॉन्स्टिट्यूंसीज। और उन्होंने कहा इससे बेहतर और क्या तरीका होगा अपने जो हरीफ हैं उनको नुकसान पहुँचाने का कि आप उनको क्या है इनकार कर दो अपोजिशन लॉ मेकर्स को तरक्याती बजट देने से और फॉर स्कीम्स, और जो क्या है असर डालती है वोटिंग प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल इन देयर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अपने हल्के में। ज़ाहिर है अगर वो उन्हें फ़ंड नहीं देंगे, वो काम नहीं करेंगे, तो वो किस तरह जाके अगली दफ़ा वोट मांगेंगे। तो उन्होंने कहा इससे बेहतर क्या तरीका होगा अपने जो ओपोनेंट्स हैं उनसे बदला लेने का। ठीक है, what else could harm their electoral prospects more than the failure to bring their constituents safe drinking water or get a street or two paved? अब सवाल पूछ रहे हैं भाई इससे ज़्यादा what else could harm their electoral prospects? उन्होंने कहा और क्या जो है इनके जो चांसेस हैं इलेक्शन में जीतने के वो मुतासिर हो सकते हैं मोर देन द फेलियर टू ब्रिंग देयर कॉन्स्टिट्यूंसीज़, कि आप जो है अपने हल्के में है ना साफ़ पानी ना ला सको और क्या है अपनी स्ट्रीट को और टू उसको वो बनवा ना सको सही तरह। ठीक है, तो उन्होंने कहा ज़ाहिर है जब उनके पास फ़ंड नहीं होंगे तो इस तरह के ये दूसरे काम भी नहीं हो सकेंगे। ठीक है, अच्छा अभी कह रहे हैं कि जी आफ्टर ऑल दीज कंसिडरेशंस गो अ लॉन्ग वे इन डिटर्मिनिंग वोटिंग पैटर्न्स इन आवर सोसाइटी। अब जाहिर बात है ये सारी चीज़ें कि जी आप कोई काम नहीं करोगे तो फिर उन्होंने कहा ये सारी कंसिडरेशन जो हैं गो अ लॉन्ग वे, ये एक बड़ी वजह बनती है इन डिटर्मिनिंग, ये तयन करने में वोटिंग पैटर्न्स इन आवर सोसाइटी। वोटिंग पैटर्न्स ज़ाहिर है अगर आपको नहीं काम करके देंगे आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके जो भी लीडर होते हैं तो फिर आप उनको वोट नहीं दोगे। तो ये क्या चीज़ करती है? दे गो अ लॉन्ग वे इन डिटर्मिनिंग वोटिंग पैटर्न्स इन आवर सोसाइटी। दस इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, लिहाजा उन्होंने कहा ये कोई हैरानकुन बात नहीं है दैट गवर्नमेंट्स ट्राई टू स्पेंड मनी ऑन स्मॉल पब्लिक वर्क स्कीम्स through their own legislators or their potential candidate from a particular constituencies। तो उन्होंने कहा फिर क्या होता है तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट जो है ना वो पैसे खर्च करते हैं पब्लिक वर्क्स पे
अपने लेजिस्लेटर्स के ज़रिए और अपने पोटेंशियल कैंडिडेट हैं उनके ज़रिए, ताकि वो अपनी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे क्या है अपना वोट बैंक के कायम कर सके। तब कह रहे हैं जी दी करंट प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लोकल डेवलपमेंट स्कीम्स इज fraught with corruption and in many cases adds to developmental throw forward in the shape of incomplete projects, yet that is the reality of our politics। और उन्होंने कहा जो अभी मौजूदा प्रोसेस है चूज़ करने का और इम्प्लीमेंट लोकल डेवलपमेंट स्कीम्स का, वो भरा हुआ है किस चीज़ से, करप्शन से, और कई केसेस में जो है ना वो उन्होंने कहा इसकी वजह से हमें क्या है इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा यही हमारी जो पॉलिटिक्स है, हमारी सियासत है, उसकी क्या है रियलिटी है, हकीकत है। अच्छा, अब ये वापस उस वाक़े की तरफ आ रहे हैं कि क्यों बजट डे पे जो है ना वो हमें एहतजाज देखने को मिला। What happened in Quetta was just another reminder of the growing political split across the country and the widespread misuse of taxpayers' money for boosting the electoral prospects of the ruling party or parties। उन्होंने कहा जो कोयटा में हुआ वो सिर्फ एक और रिमाइंडर है किस बारे में कि जो हमें बढ़ता हुआ डिफरेंस नज़र आ रहा है, पॉलिटिकल स्प्लिट यानी कि सियासी जो डिफरेंस है नज़र आ रहा है अक्रॉस द कंट्री पूरे मुल्क में, और जो वाइड स्प्रेड ये बड़े पैमाने पे मिस यूज़ है, गलत इस्तेमाल हो रहा है टैक्स पेयर्स मनी, वो देखने को मिल रहा है। क्या करने के लिए, फॉर बूस्टिंग द इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स के अपने जो चांसेस हैं इलेक्शन में उसको बढ़ाने के लिए इस रूलिंग पार्टी के तो इस तरह ये इस्तेमाल किया जा रहा है और टैक्स पेयर्स के मनी है उसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे टूर में ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये सारे फंड्स वगैरह होते हैं वो जो रूलिंग पार्टी है वो अपने पास रख लेती है और ऑपोजिशन वालों को नहीं देती, और फिर ज़ाहिर है वो जो ऑपोजिशन वालों को नहीं देगी तो फिर वो जाके अगले जो इलेक्शंस होंगे उसमें भी वो ज़ाहिर है वो लोग वोट नहीं देंगे उन्हें। तो इसी बात पे से जाज हो रहा था कि जी जो रूलिंग पार्टी है वो सिर्फ इस वजह से कि हमने उन्हें वोट नहीं दिया तो हमें वो तरक्याती फ़ंड भी जारी नहीं करती। अच्छा, अब कह रहे हैं जी सैडली नो पार्टीज अबव दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा अफसोस की बात यह है कि कोई भी पार्टी है ना वो मतलब जो भी पार्टी आती है वो सारे यही काम करती है। अगर हम पहले भी इसे जाते रहे पीटीआई से पहले भी, तो पहले भी यही होता रहा था कि जो अपोजिशन में होता है उनका गिला यही होता है कि हमें तरक्याती फंड्स के लिए तरक्याती कामों के लिए फंड्स जारी नहीं होते। और फिर यहाँ पे वही ये रीज़न बता रहे हैं विच पनिशेस पीपल फॉर वोटिंग एंड इलेक्टिंग देयर ओपोनेंट्स। और उन्होंने कहा ये एक तरह की पनिशमेंट है कि आपने क्यों वोट किए और दूसरे ओपोनेंट्स को पावर में लेके आए हैं। नॉट इज़ दिस अ न्यू फिनोमिनन इन पाकिस्तान। उन्होंने कहा कोई नई क्या है फिनोमिनन हमारे पास क्या होता है, आप इसको कह लें अकरेंस कह लें, इवेंट कह लें, अ फैक्ट और सिचुएशन दैट इज़ ऑब्जर्व टू एग्जिस्ट और हैपन स्पेशली वन हुज कॉज और एक्सप्लेनेशन इज़ इन क्वेश्चन। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी ये फिनोमिनन है पाकिस्तान में वो एक नया नहीं है, इस तरह माजी में भी होता आया है। We have seen opposition parties frequently raise the issue of governments blocking the release of funds for uplift schemes in the constituencies of their lawmakers। उन्होंने कहा हमने अक्सर ऑपोजिशन पार्टीज की जानिब से ये जो है मतवातर ये देखा गया है, उनकी जानिब से ये इशू उठाया गया है कि गवर्नमेंट जो है ना वो ब्लॉक कर देती है, तरक्याती फंड्स जो है वो जारी नहीं करती ये स्कीमों के लिए इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है वहाँ पे जो इनके लॉ मेकर्स होते हैं। उन्होंने कहा व्हेन इन ऑपोजिशन, जब ऑपोजिशन में थे तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था, प्राइम मिनिस्टर हैड एक्सप्रेस्ड हिज डिस्कस्ड विद फेडरल एंड प्रोविंशियल कंट्रोल्स ओवर द अपलिफ्ट पोर्टफोलियो एंड प्रॉमिस्ड टू डिवॉल्व द जॉब ऑफ डेवलपमेंट स्पेंडिंग एट लीस्ट अ बिग पार्ट ऑफ इट टू वेयर इट बिलोंग, दैट इज़ द लोकल गवर्नमेंट्स। अब ये बड़ा अहम पूरे एडिटोरियल का जो सबसे अहम जो लाइन्स है मेरे हिसाब से वो ये है कि जी प्राइम मिनिस्टर जब पावर में नहीं थे वो कहते होते थे कि भाई लोकल गवर्नमेंट को है ना वो एम्पावर करना चाहिए, उनके पास सारे पैसे होने चाहिए तो ताकि वो उसमें तरक्याती स्कीमों में लगा सकें। तो उसमें वो कहते थे कि भाई इनके पास नहीं होने चाहिए, ये लॉ मेकर्स के पास सारा इख्तियार नहीं होना चाहिए, इसको और नीचे डिवॉल्व करना चाहिए। उन्होंने कहा जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो उन्होंने जो है ना वो कहते थे कि भाई क्यों ये फेडरल प्रोविंशियल जो है ना ये अपने पास कंट्रोल रखते हैं इस तरह के जो तरक्याती कामों का बजट होता है उसके लिए। और उन्होंने क्या वादा किया था कि वो डिवॉल्व करेंगे, अख्तियार जो है वो नीचे मुंतकिल करेंगे डेवलपमेंट स्पेंडिंग का एटलीस्ट अ बिग पार्ट ऑफ इट, और बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ करेंगे, टू वेयर इट बिलोंग, कि जहाँ ये बिलोंग करता है यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स। क्योंकि शुरू में हमेशा जो है इमरान खान है उनका यहाँ पे होता था कि सारे इख्तियार जो हैं या आप कह लें कि एटलीस्ट अ बिग पार्ट ऑफ इट वो किसके पास होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट्स के पास होना चाहिए। लेकिन अब एचओडी में क्या कह रहे हैं, ही हैज़ नॉट केप्ट हिज वर्ड। उन्होंने कहा अपना जो वादा था वो उन्होंने पूरा नहीं किया है। हिज पार्टी वॉज अनेबल टू इम्प्लीमेंट दिस इन केपी वेयर इट्स गवर्नमेंट मेड इट लीगली मैंडेटरी अ फ्यू ईयर्स बैक टू ट्रांसफर सम 30% ऑफ द इंटायर प्रोविंशियल डेवलपमेंट पोर्टफोलियो टू द लोकल गवर्नमेंट्स। और उन्होंने कहा जो इसकी पार्टी थी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी केपी में जहाँ इसकी गवर्नमेंट थी, जहाँ पे उन्होंने क्या किया था
उन्होंने लाजमी करार दे दिया था कुछ साल पहले कि जी आप अपना 30% जो है ना वो प्रोविंशियल डेवलपमेंट पोर्टफोलियो वो कहाँ पे करो, यहाँ पे ट्रांसफ़र करो लोकल गवर्नमेंट पे, ठीक है। उन्होंने कहा द मेजर फैक्टर बिहाइंड द फेलियर ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज अपोजिशन फ्रॉम द पार्टीज ओन लेजिस्लेटर्स। अच्छा, और मसला क्या था कि ये सारा ये स्कीम कामयाब नहीं हुई, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि यो अपोजिशन मुखालफत हमें देखने को मिली, पार्टी के अपने जो लेजिस्लेटर्स थे वो इस बात के ख़िलाफ़ थे कि आप नीचे तक जो है ना लोकल गवर्नमेंट तक जो है इख्तियारात पहुँचाओ, क्योंकि वो कहते थे हु वुड नॉट वांट टू लूज़ दिस इंपॉर्टेंट टूल टू इन्फ्लुएंस द वोटिंग चॉइसेस ऑफ देयर इलेक्टोरेट, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जी ये हमारे पास जितने भी फंड्स आ रहे हैं ये हम और नीचे मुंतकिल करें लोकल गवर्नमेंट को, क्योंकि यही वो चीज़ थी जो इनके फंड्स थे वो फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में लगाते थे और फिर वो ताकि वो वोट ले सके। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी उन्हीं की जानिब से हमें मुखालफत देखने को मिलती थी कि इसको नीचे मुंतकिल ना करो लोकल गवर्नमेंट को, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये एक इनके पास प्लॉय है वोटिंग जो चॉइसेस है उसको इन्फ्लुएंस करने का, वो उसको अपने हाथ से जाने दें। अब कह रहे हैं विदाउट द क्रिएशन ऑफ अ फाइनेंशियली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर्ड थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, तो उन्होंने कहा जब तक हमें ये वो है ना माली और इंतज़ामी तौर पे जो बिल्कुल एम्पावर्ड हो, जिसके पास इख्तियारात हों, जब तक हमें इस तरह का ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, यहाँ पे थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है। उन्होंने कहा जब तक हमारे पास फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर्ड थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट नहीं आता, हमारे पास नहीं हम क्रिएट करते, अगली एपिसोड्स लाइक द वन विटनेस इन क्वेटा विल कंटिन्यू। तो उन्होंने कहा इस तरह के जो एपिसोड, इस तरह के वाक़यात जो हमें बजट डे पे क्लैशेस देखने को मिले असम्बली के बाहर, तो उन्होंने कहा वो जो हमने देखे कोयटा में वो क्या है वो जारी रहेंगे, क्योंकि हमेशा से उन पर यही इल्ज़ाम लगेगा कि जो पावर में है पार्टी वो अपने लॉ मेकर्स को तो दे देती है फ़ंड लेकिन अपोजिशन को नहीं देती। तो उन्होंने कहा ज़रूरत है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर्ड थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये एडिटोरियल था हमारा दूसरा। तीसरा एडिटोरियल हम देख लेते हैं मोर वैक्सीन नीडेड। अच्छा, अब लोगों ने लगवाने शुरू किए, शुरू में आपको पता है कि काफ़ी किस्म की प्रोपोगंडा भी देखने को मिला कि वैक्सीनेशन लगवानी है कि नहीं, फिर लोगों ने लगवानी भी स्टार्ट की और काफ़ी ज़्यादा भी हमें तादाद में देखा कि लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि एक मतलब आप फिर ना, एक तो लोगों की तरफ से भी रुझान कम हो रहा है और दूसरा ये है कि ये भी देखा जा रहा है कि वैक्सीन की तादाद भी है ना वो ज़्यादा नहीं है, जितना मतलब प्रॉमिस किया गया था बाहर से आएगी उतनी नहीं आई। तो इसलिए इस एडिटोरियल का टॉपिक भी यही है कि मोर वैक्सीन नीडेड, कि मज़ीद जो वैक्सीन की है वो ज़रूरत है। इसको हम देखते हैं कि क्या इसमें कहा जा रहा है। उन्होंने कहा जी द वैक्सीनेशन रेट इन द कंट्री हैज़ slowed in recent days and could result in a crisis if not addressed efficiently। उन्होंने कहा वैक्सीनेशन रेट के कितने लोग जो है ना वैक्सीन ये करवा रहे हैं, इसका वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, इस कंट्री हैज़ स्लोड डाउन, ये है वो उसका रेट जो है वो नीचे आ गया है, यानी कि कम लोग लगवा रहे हैं हालिया दिनों में। और उन्होंने कहा ये एक क्राइसिस की सूरत हाल इख्तियार कर सकता है अगर इस सारे मसले को हल नहीं किया गया एफिशिएंटली, ठीक है। अब कह रहे हैं आफ्टर हिटिंग दी 130,000 मार्क फॉर डोजेज अर्लियर दिस वीक, उन्होंने कहा 1,30,000 जो है ना वो डोजेज लगाने के बाद इस हफ्ते, उन्होंने कहा वैक्सीन अक्रॉस द कंट्री ऑन थर्सडे इनॉकुलेटेड ओनली 55,728 पीपल। उन्होंने कहा थर्सडे को जो है ना सिर्फ 55,728 लोगों को जो है ना ये वैक्सीन लगाई गई, और उसमें से भी क्या थे, उसमें शामिल थे विच इंक्लूड्स 46,113 इंडिविजुअल्स हु रिसीव देयर सेकंड शॉट्स, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर देखें ये कन्विंस करना होता है ना वो पहले वालों को होता है। अब जो अगर हम देखें 55,728 में से 46,113 वो थे जिन्होंने अपना सेकंड जो है ना वो अपनी वैक्सीनेशन लगवाई है, ठीक है। अब ज़ाहिर है जिसने पहले लगाई है वो कन्विंस हुआ था तो उसने तो आ ही जाना था दोबारा। तो मेन मसला वो है वो लोग जो पहली मरतबा लगवा रहे हैं ना वो सामने आए। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि इस 55,728 में से 46,113 वो थे जो कि दूसरी बार उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई थी। अच्छा, उन्होंने कहा जी लेस देन 10,000 रिसीव द फर्स्ट जैब दैट डे, तो 10,000 से भी कम लोगों ने है ना वो लोग थे जिन्होंने अपनी पहली वैक्सीनेशन लगवाई। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी जो फैसल सुल्तान है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने शुरू में तो कहा कि नहीं भाई कोई मसला नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है वैक्सीनेशन की, लेकिन उन्होंने कहा कि जी उसके बाद हमें स्पेशल मीटिंग देखने को मिली फेडरल गवर्नमेंट की फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन उसके बाद जो एक मीटिंग हुई की फेडरल गवर्नमेंट फिगर्स की, उसमें क्या इंडिकेट हुआ अदरवाइज़ कि उसमें वाकई ये हमें पता चला कि नहीं वाकई वो कमी है इसकी वैक्सीनेशन की।
और उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई, उसमें क्या हुआ, अ प्रेस रिलीज इशूड आफ्टर द मीटिंग सजेस्ट measures are being taken to start the process of availing credit lines with the country's development partners so that timely payments can be made to vendors for a smooth supply of vaccines. अच्छा, और एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई मीटिंग के बाद, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या इकदाम ले रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी हम जो क्रेडिट लाइंस हैं वो उसके अवेल करने के लिए है ना वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, और उसने कहा जो भी मुल्क के डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनके साथ कर रहे हैं ताकि वो बर वक्त की पेमेंट है वो की जा सके वेंडर्स को जिनसे हमने ये वैक्सीन लेनी है, ताकि क्या हो, ये स्मूथ सप्लाई जारी रहे वैक्सीन्स की और कोई कमी देखने को ना मिले। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं जी, इम्पोर्टिंग द वैक्सीन रिक्वायर्स लिक्विडिटी। ज़ाहिर है जब आप इंपोर्ट करते हो, बाहर से मंगवाते हो वैक्सीन, तो आपके पास लिक्विडिटी भी होनी चाहिए, आपके पास कैश भी होना चाहिए जो आप इन्हें दे सको। और इन्हें क्या रिक्वायरमेंट पाकिस्तान कैन ओनली पार्शली एड्रेस थ्रू डोमेस्टिक फाइनेंसिंग। और उन्होंने कहा ये रिक्वायरमेंट जो है ना इसको किस तरह पार्शली जुज़वी तौर पे जो है ना इसको आप एड्रेस कर सकते हो, किस तरह, डोमेस्टिक फाइनेंसिंग के थ्रू। There have been significant challenges for the government in approaching creditors such as World Bank and ADB. उन्होंने कहा हमें काफ़ी ज़्यादा ये चैलेंजेस देखने को मिले हैं गवर्नमेंट के पास कि किस तरह वो ये क्रेडिटर्स के पास अप्रोच करें, जिस तरह के ये वर्ल्ड बैंक हैं और क्या है ADB। अब इसकी वजह क्या है कि क्यों मुश्किल है इनके लिए ADB और वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करना, कह रहे हैं जी फॉरमोस्ट इज़ द फैक्ट। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि कोई भी नीदर लेंडर वुड अप्रूव फाइनेंसिंग फॉर वैक्सीन दैट आर नॉट WHO अप्रूव्ड। तो उन्होंने कहा ये जो है ना वर्ल्ड बैंक और ADB मसला ये है इनसे फाइनेंसिंग लेने का क्योंकि वो अप्रूव नहीं करेंगे उन वैक्सीन्स को जो क्या है WHO अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है। अ रियलिटी डेट अप अंटिल अ मंथ अगो कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स फॉर वैक्सीन सप्लाई इन द कंट्री। और तो इस सारे ने है ना वो मसाइल को जन्म दिया था इस वैक्सीन सप्लाई के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है आप ADB से और वर्ल्ड बैंक से पैसे नहीं ले सकते थे, तो फिर आपको डोमेस्टिकली ही अरेंज करना था कि किस तरीके से आप उन्हें पैसे दो ताकि जो वैक्सीन सप्लाई है वो क्या है शॉर्ट ना हो। उन्होंने कहा ओनली रिसेंटली हैज़ द WHO अप्रूव 2 वैक्सीन फ्रॉम चाइना। उन्होंने कहा हाल ही में जो है ना इसने WHO ने अप्रूव किया है, मंजूरी दी है 2 वैक्सीन को, कहाँ से, फ्रॉम चाइना से, विच इज़ वेयर पाकिस्तान होप्स टू गेट द मेजॉरिटी ऑफ इट्स वैक्सीन सप्लाई फ्रॉम। उन्होंने कहा वहीं से पाकिस्तान ये उम्मीद कर रहा है कि हम वो वैक्सीन हासिल करेंगे, तो फिर उम्मीद ये भी है कि वहाँ से भी हमें कुछ मदद मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक तो वो सिर्फ जो WHO अप्रूव्ड वैक्सीन थी वही उसी के लिए है ना फ़ंड दे रहे थे ये ADB वाले और वर्ल्ड बैंक वाले। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी these leaders also have stringent procurement rules regarding transparency and tenders which the National Disaster Management Authority, which has been tasked with procurement, must fulfill. अच्छा, अब ये भी है कि लैंडर्स इनकी बड़ी जो है ना बड़ी सख्त किस्म की प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं, बड़ी कि जी शफाफियत हो, और जो टेंडर जारी हो रहा है तो ये वैक्सीन लेने के लिए जो टेंडर जारी होना है वो बड़ी शफाफियत पे मबनी हो। तो उन्होंने कहा ये जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है NDMA, तो उसको ये प्रोक्योरमेंट का जो है ना वो टास्क दिया गया, तो उसको लाजमी ये फुलफ़िल करना होगा सारी कंडीशंस जो इनकी जानिब से हमारे पास आती हैं ये वर्ल्ड बैंक और ADB की जानिब से। जी, as the government approaches creditors and suppliers, it must ensure transparency in vaccine delivery and timelines so that members of the public do not find themselves groping in the dark. उन्होंने कहा गवर्नमेंट जिस तरह ये अप्रोच कर रही है क्रेडिटर्स को और सप्लायर्स को, उसको यकीनी बनाना चाहिए कि बिल्कुल शफाफियत हो कि वैक्सीन जो आप ले रहे हो, और टाइम लाइन्स में जो कहा गया था कि जी इतनी देर तक जो हम वो वैक्सीन हासिल कर लेंगे, उसमें बिल्कुल शफाफियत हो और टाइम पे डिलीवरी हो, और ताकि क्या हो जो मेंबर्स ऑफ द पब्लिक हैं वो क्या ना हो, टू नॉट फाइंड themselves ग्रोपिंग इन द डार्क। ग्रोपिंग इन द डार्क क्या होता है कि जब आपको कुछ नज़र ना आ रहा हो और आप कह लें टू फील अबाउट विदाउट द यूज़ ऑफ वंस आई एज ड्यू टू ब्लाइंडनेस और एन एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब बस आप अंधेरे में हाथ पैर मारो, आपको पता ना हो ना क्या करना है, इस तरह की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए कि आपको समझ ही ना आए कि आपने करना क्या है, सिर्फ इस वजह से कि वैक्सीन नहीं है। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट को जो है ना अपने क्राइसिस को अप्रोच करना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी मेन चीज़ वो रखनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी जो कंडीशंस हैं वो बड़ी सख्त हैं ADB और वर्ल्ड बैंक वालों की। अच्छा, द मोस्ट वल्नरेबल एंड एल्डरली मस्ट बी प्रायोरिटाइज फॉर फर्स्ट एंड सेकंड डोजेज। उनका जो मोस्ट वल्नरेबल है यानी जिन्हें सबसे ज़्यादा ख़तरा है और जो बूढ़े लोग हैं उनको क्या है तरजीह दी जानी चाहिए, किस चीज़ के लिए, फॉर फर्स्ट एंड सेकंड डोजेज, इसके लिए तरजीह दी जानी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम उसी टाइम क्या है थ्रू अवेयरनेस बिल्डिंग मैयर्स, और साथ क्या अवेयरनेस भी बिल्ड करनी चाहिए। द पब्लिक मस्ट बी केप्ट एंगेज टू मेक श्योर दैट इंटरेस्ट इन गेटिंग वैक्सीनेटेड डज नॉट वेन। तो उन्होंने कहा पब्लिक का भी इंटरेस्ट जो है ना इसमें बरकरार रखा जाना चाहिए
ताकि क्या हो कि उनका जो इंटरेस्ट है वो इसमें कि वैक्सीन लगाने से वो क्या है डज़ नॉट वेन का मतलब होता है कम होना, उनका इंटरेस्ट जो है वो कम ना हो जाए, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हम कह रहे हैं जी द टाइम बिटवीन व्हेन creditors are approached and the final financing is dispersed can often be a period of months, so the government needs to factor these realities in when it utilizes its resources to expand vaccine operations and distribution। उनका जो वक्त चाहिए, ज़ाहिर है जब आप क्रेडिटर्स को अप्रोच करते हो और फिर फाइनल फाइनेंसिंग वहाँ से मिलती है, उसके दरमियान टेंडर होता है, चीज़ें होती हैं, आपको सारी कंडीशंस देखनी पड़ती है, तो उनका वो जो टाइम लगता है इन क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, उन्हें वो महीनों भी बीच में लग सकते हैं कि जब आप अप्रोच करते हो क्रेडिटर्स को और फिर फाइनल डिस्बर्समेंट होती है, तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट को ये सारी बातें भी क्या हैं फैक्टर करनी चाहिए, यानी जहन में रखनी चाहिए इन हकीकतों को जब ये है वो इस्तेमाल करेंगी इन रिसोर्स को क्या करने के लिए, अपने वैक्सीन ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहे हैं कि जी इट इज़ पिटी, यानी कि एक अफसोस की बात है कि पाकिस्तान हैज़ एज येट मैनेज टू एडमिनिस्टर ओनली 12.7 million doses in total with just over 3 million people fully vaccinated। उन्होंने कहा अब तक जो है ना एडमिनिस्टर सिर्फ 12.7 मिलियन डोजेस की गई हैं पाकिस्तान में, और सिर्फ 3 मिलियन ऐसे लोग हैं जो फुली वैक्सीनेटेड जिन्हें किया गया है। और टारगेट क्या था, विद द टारगेट वैक्सीन पॉपुलेशन ऑफ 70 मिलियन, ये टारगेट था 70 मिलियन का। द टोटल डोजेज रिक्वायर्ड आर 140 मिलियन, क्योंकि ज़्यादा डबल डोज लगनी होती है, तो उन्होंने कहा जो टारगेट था वो 70 मिलियन का था, और जो हमारे पास टोटल डोजेज रिक्वायर्ड हैं वो कितनी हैं 140 मिलियन है। और अ फिगर दैट मीन्स द रोड अहेड फॉर कोविड-19 इनोकुलेशन विल बी अ लॉन्ग वंस स्ट्रेन विद सेवरल चैलेंजेस। तो उसने कहा ये ज़ाहिर है जो इतनी बड़ी तादाद में हमें डोजेज चाहिए, तो इसका क्या मतलब है कि ये सारा प्रोसेस जो है ना इसमें क्या है काफ़ी हमें चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। अब उन्होंने कहा जी मैनी डेवलपिंग कंट्रीज वर डेल्ट अ ब्लो व्हेन कोवैक्स वैक्सीन डिलीवरी ग्राउंडेड टू अ हाल्ट अर्लियर इन द ईयर। और जो कोवैक्स वैक्सीन थी वो उसमें क्या है ग्राउंडेड टू अ हाल्ट अर्लियर इन द ईयर, क्योंकि उसमें वो है इन्होंने ना कोवैक्स वालों ने पहले क्या है जो ज़्यादा अमीर ममालिक थे वहाँ पे उनको दी थी, तो वहाँ पे तरसील रुक गई थी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, तो उनका उनके लिए धचका था कि जब इसकी जो सप्लाई थी इन तक रुक गई थी। एंड मोस्ट आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू सिक्योर सप्लाईज एज मैन्युफैक्चरर्स फुलफिल कमिटमेंट्स टू रिचर कंट्रीज दैट वर फर्स्ट टू प्लेस ऑर्डर्स एंड पे फॉर देम। उनका अभी भी जो है ना वो मसाइल का शिकार हैं कुछ तरक्की पजीर ममालिक, क्योंकि ज़ाहिर है जो कंपनी है वो क्या कर रही है पहले अपनी कमिटमेंट पूरी कर रही है रिचर कंट्रीज़ के लिए, अमीर ममालिक के लिए, जिन्होंने पहले जो है ना वो अपने ऑर्डर प्लेस किए थे और उन्होंने पे भी कर दिया था, तो ज़ाहिर है पहले वो उन्हें दे रहे हैं, लेकिन इसका खमियाजा भुगतना पड़ा डेवलपिंग कंट्रीज़ को। उन्होंने कहा एज द इकोनॉमिकली वीकर कंट्रीज स्ट्रगल विद वैक्सीनेटिंग देयर लार्ज पॉपुलेशंस। उन्होंने कहा जो माशी तौर पे कमज़ोर ममालिक हैं वो क्या है स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट कराने से। उन्होंने कहा रिचर नेशंस शुड नो, जो अमीर ममालिक हैं उनको पता होना चाहिए दैट द फेलियर टू कर्ब कोविड-19 के जो अगर नाकाम रहे ख़ासतौर पे ये डेवलपिंग नेशंस, क्योंकि ज़ाहिर है सारी ये वैक्सीनेशन तो ये अमीर ममालिक वाले अपने पास ले जाएंगे, तो उन्होंने कहा अगर वो लोग नाकाम रहे ये डेवलपिंग नेशंस क्या करने में ये दैट रिचर नेशंस शुड नो दैट द फेलियर टू कर्ब कोविड-19 विल रिजल्ट इन इकोनॉमिक डैमेज फॉर एवरीवन। तो उन्होंने कहा इस वजह से कि ये सब कुछ ये अमीर ममालिक ये ले जाएँ वैक्सीनेशन और जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो ना वहाँ पे वो लगा सकें ये वैक्सीनेशन और वो नाकाम हो जाए कोविड-19 को कंट्रोल करने में, तो उन्होंने कहा इसका नतीजा क्या निकलेगा, माशी तौर पे नुकसान होगा फॉर एवरीवन, हर किसी का नुकसान होगा। हम फिर ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो है वो अमीर ममालिक का होगा। तो बेसिकली ये जो रिचर कंट्रीज़ हैं उन्हें भी कहा जा रहा है कि जी आप देखें कि इससे ओवरऑल ये है ना वो निपटा जाए, क्योंकि अगर ये नहीं कब होता कोविड-19 तो इसमें नुकसान जो है वो हर किसी का है, क्योंकि ये वो तो है नहीं कि अगर एक मुल्क में नहीं होता मतलब अगर कंट्रोल नहीं होता तो ज़ाहिर है एक से दूसरे शख्स को लगता है तो लोग दूसरे ममालिक में भी जा रहे होते हैं, तो ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो सिर्फ ये रिचर कंट्रीज़ हैं ना वो सिर्फ अपने लोगों को लगा के वही नहीं कह सकते हम महफूज हो गए, तो उन्हें कहा उन्हें वो भी ख्याल करना चाहिए कि जो गरीब ममालिक हैं वहाँ पे भी लगाया जाए, क्योंकि अगर वो लोग नाकाम होते हैं तो नुकसान हर किसी का होगा, सिर्फ गरीब ममालिक का नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 एडिटोरियल थे आज के, आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इसका जो है वोकैबुलरी शीट वो भी आप ले लीजिएगा
डिस्क्रिप्शन से youtube.com/DonNewsEditorials। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय जो है ना वो कमेंट में ज़रूर दे दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।